हाय फ्रेंड्स। इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के चैप्टर नंबर थर्ड का पार्ट टू आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट वन में हमने देखा था कि हमारी जो प्लानिंग है ना, प्लानिंग किसे कहते हैं, प्लानिंग के टाइप्स हमने देखे, रीजनल देखे, नेशनल देखे। अभी इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, हमारे भारत में जो इकोनॉमिक प्लानिंग की हिस्ट्री है वो क्या थी। फिर असेसमेंट ऑफ 5 ईयर प्लान परफॉर्मेंस, जो 5 ईयर प्लान्स हमने बनाए थे उसमें जो परफॉर्मेंस है उसका असेसमेंट है ना, उसको मेजर करके एक अच्छा था बुरा था ये यहाँ पे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। By the 1930s, there was political agreement that independent India would be a planned economy, and by early 1950s, India had begun economic planning. कह रहे हैं कि जो 1930 में क्या होता ना, तब जब हमें आज़ादी मिलने वाली थी तब वहाँ पहले से डिसाइड था कि जो हमारा भारत है ना, जो हमारा आज़ाद भारत है, वहाँ पे एक पॉलिटिकल अग्रीमेंट था कि हमारा आज़ाद भारत एक प्लान्ड इकोनॉमी होगा, प्लानिंग होगी, उसको इम्प्लीमेंटेशन होगा। ये थी हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया की प्लान इकोनॉमी। एंड बाय अर्ली फिफ्टीज़, फिर जब हमें आज़ादी मिली तो 1950 से पहले क्या हुआ कि इंडिया हैड बिगन इकोनॉमिक प्लानिंग, हमारे भारत ने इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू कर दी थी। इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, तो आज़ादी का बाद जो भारत है ना उसमें क्या हुआ था, in post-independence India, socio-economic planning has been directed by a 5 year plans with a mid-term review। फिर आज़ादी के बाद हमारा जो सोशल है ना, सामाजिक और आर्थिक प्लानिंग जो थी ना हमारी, वो हमने 5 ईयर्स प्लान्स बनाए ताकि हमारे सामाजिक और आर्थिक जो भी हमारे ध्येय है उसे हम पूरा कर सके, हासिल कर सके। और उनके मिड टर्म रिव्यू भी होते थे ना, अच्छा काम हो रहा है बुरा काम हो रहा है उसके लिए रिव्यू भी वहाँ पे थे। In unusual years of wars and other such crises, India has opted for yearly plans, commonly denoted as a plan holidays, as a departure from 5 ईयर प्लान्स। तो ऐसे सिचुएशन में जो अनयूजुअल है ना, जो हमेशा से नहीं होते, जैसे कि युद्ध होता है, जैसे कि कोरोना आया था, ये सब क्या है, ये अनयूजुअल इश्यूज थे। तो ऐसे हालत में क्या ना, ऐसे हालत में 5 ईयर्स प्लान्स नहीं बनाते थे हम, ऐसे हालत में हम बनाते थे ईयरली प्लान्स, जिसको इन्होंने नाम दिया है प्लान हॉलीडेज। इंपॉर्टेंट है ये लाइन। In 2015, the government of India established the नीति आयोग टू सब्स्टिट्यूट द प्लानिंग कमीशन। तो 2015 में क्या हुआ, हमारी सरकार ने नीति आयोग लाया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो प्लानिंग कमीशन को हटा के हमने नीति आयोग लाया, बेस्ड ऑन द लॉजिक दैट द नेचर ऑफ द इकोनॉमी हैज शिफ्टेड टू अ मार्केट डोमिनेटेड सिस्टम एंड दैट नेसेसिटेटिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्ट्रक्चर विद डायनेमिक पर्पजेस। अब इन्होंने इसके पीछे एक लॉजिक बताया कि क्यों इन्होंने नीति आयोग को स्थापना की और क्यों प्लानिंग कमीशन को हटाया, क्योंकि इनके हिसाब से अब क्या था ना, अब हम लोग क्या हो, हम लोगों का जो इकोनॉमी था वो शिफ्ट हो गया है। तब अब मार्केट डोमिनेटेड सिस्टम था हमारा। जब हमने शुरू शुरू आज़ादी मिली थी तब हमने क्या किया था कि प्लानिंग कमीशन हम कब का था, जब हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, है ना, 1947 में। और नीति आयोग कब आया, 2015 में। अब जब इतने सालों का डिफरेंस है, अप्रोक्सीमेटली 70 साल का, तो इतने सालों में सिचुएशन अगर चेंज हो गई है तो ये जो संस्था है इसको भी चेंज होना जरूरी था। क्यों जरूरी था, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्ट्रक्चर विद डायनेमिक पर्पजेस, क्योंकि हम अब एक मार्केट डोमिनेटेड सिस्टम बन चुके थे, इसलिए अब नए स्ट्रक्चर की हमें जरूरत यहाँ पे है। आगे बोल रहे हैं, इंडिया हैज अ सेंट्रलाइज्ड planning procedure that offers a broad framework for the economy's developmental and investment requirement। अब कह रहे हैं कि हमारा भारत जो है ना, उसमें एक सेंट्रलाइज प्लानिंग प्रोसीजर है जो क्या करता है, एक फ्रेमवर्क ऑफर करता है। फ्रेमवर्क मतलब एक साथी जैसा होता है जिसमें जो ब्रॉड टर्म्स होते हैं उसके उसको कंसिडर करके आपको काम करना पड़ता है, जो हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट है उसके लिए और जो हमारी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाई अंडर सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सेंट्रल प्लानिंग के अंडर हमने एक फ्रेमवर्क बनाया जिसमें हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के प्रोसीजर्स बनाए गए और इन्वेस्टमेंट के लिए भी बनाए गए। इट ऑल्सो एम्स फॉर इक्वल रिसोर्स मोबिलाइजेशन टू अकम्प्लिश टारगेटेड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो उसमें हमको ये भी देखने को मिला कि जो भी रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल थे तब, तो उन सबको इक्वली हमने मोबिलाइज किया ताकि जितने भी हमने टारगेट सेट किए हमारे सोशल बोलिए इकोनॉमिक बोलिए उनको हम अचीव कर सके, उनकी हम प्रोग्रेस कर सके। द प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन इन चार्ज ऑफ द प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन इन चार्ज ऑफ द प्लानिंग इन इंडिया सिंस 1950। तो 1950 से लेके जो हमारी इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग होती आ रही है उसको कौन करता है, प्लानिंग कमीशन करता है। इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी एंटिटी एंड इज हेडेड बाय अ डिप्टी चेयरमैन एंड द प्राइम मिनिस्टर एज चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन।
अब ये जो प्लानिंग कमीशन है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या होता है ना, ये वो इंडिपेंडेंट होके काम करती है। स्टैट्यूटरी बॉडी को अगर हम समझना चाहें तो ये क्या होता है ना, ये किसी एक्ट या लॉ के तहत इसकी बनाई जाती है ना, ये किसी एक्ट के लॉ के तहत इसको बनाया जाता है। और अगर हिंदी में बोले तो कानून या विधान के तहत में एक संस्था या ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है ताकि कोई विशिष्ट कार्य को किया जाए, है ना। कोई आपको एक पर्टिकुलर काम दिया गया है, उसको पूरा करने के लिए आप पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास करते हो, तो वो एक्ट अगर पास होता है तो उसे हम उस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी एंटिटी। ये स्टैट्यूटरी एंटिटी क्या होता है ना, इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं। इनको कोई दूसरे लोग कंट्रोल नहीं करते ना, ये अपने एक्ट में जो ये काम करते हैं ना, तो वो काम करने का जो पावर इन्हें मिलता है वो अपने उस एक्ट के तहत इनको मिलता है। और एक होता है नॉट अ स्टैट्यूटरी एंटिटी, मतलब ये कोई स्टैट्यूटरी एंटिटी नहीं है, किसी लॉ के तहत नहीं बना है हमारा ये प्लानिंग कमीशन। तो इससे क्या होता है ना कि इसे स्थापित इसलिए किया जाता है ताकि सरकार के कोई कैसे इसे अगर ये स्टैट्यूटरी नहीं है, अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है, तो फिर क्या है ये, है? तो नीति आयोग क्या है ना कि ये सरकार के डिसीजन से बनाया जाता है कि पार्लियामेंट में सब लोग कम्युनिकेट करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि हमें प्लानिंग कमीशन की स्थापना करनी है क्योंकि हमें ये अचीवमेंट करना है, वो अचीव करना है, फिर इस पे सब लोग साइन करते हैं। बस ये सिंपल सा है, कोई एक्ट यहाँ पे नहीं होता है, कोई लॉ यहाँ पे नहीं होता है, बस सब लोग अग्रीमेंट देते हैं कि हाँ हमें स्थापन करना है, फिर उसकी स्थापना यहाँ पे हो जाती है। ये इंडिपेंडेंट होके काम नहीं करता है। तो इसके हेड कौन है, डिप्टी चेयरमैन होते हैं, और इसके चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर हमारे होते हैं। The planning commission's plans are approved for implementation by the National Development Council, which is chaired by the Prime Minister. अब जो प्लान ये लोग बनाते हैं ना यहाँ पे प्लानिंग कमीशन में, जो भी हमारे डिप्टी चेयरमैन है, जो भी चेयरमैन है, वो जो प्लान्स बनाते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किन किन सेक्टर्स की डेवलपमेंट हमें करानी है, कहाँ कहाँ पैसे एलोकेट करने हैं, तो ये सारे प्लान्स को अप्रूव कौन करता है, हमारा एनटीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसका चेयरपर्सन होता है प्राइम मिनिस्टर। Meanwhile, the central government sought to redefine the parameters of decentralized planning throughout the country. अब जबकि ये सब हो रहा था हमारे देश में नेशनल प्लानिंग का जो यहाँ तक है ना, यहाँ तक इन लोगों ने बता रखा था कि कैसे कैसे हमारे दिमाग में आया कि हमें नेशनल प्लानिंग को हटा के, नेशनल प्लानिंग कमीशन को हटा के हमें नीति आयोग लाना है। तो तब क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी हमारी, वो क्या कर रही थी, जो भी डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के पैरामीटर्स थे उनको रिडिफाइन कर रही थी। उनको रिडिफाइन मतलब क्या होता है ना कि नया वर्जन है, उसका नया वर्जन लाने की कोशिश कर रही थी। इन लाइन विथ इट्स रिफॉर्म ऑब्जेक्टिव, द इंडियन गवर्नमेंट एस्टेब्लिश द नीति आयोग टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। तब जाके क्या हुआ कि हमारे प्लानिंग कमीशन को हटा के हमने नीति आयोग लाया। दिस वॉज डन टू बेटर सर्व द नीड्स एंड एम्बिशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे जो लोग हैं देश के, हम चाहते थे कि उनको बेटर सर्व कर सके, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पे हो सके, उनके जो एम्बिशन है, उनके जो सपने हैं, उन्हें हम पूरा कर सके। नीति आयोग, a significant evolutionary departure from the past, serves as the government of India's primary platform for bringing states together in national interest, fostering cooperative federalism। तो बोल रहे हैं कि नीति आयोग क्या है ना, यहाँ पे नीति आयोग, नीति, एक सेकंड फिर से सिर्फ कर देती हूँ पहले। तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि नीति आयोग के क्या है ना, ये एक सिग्निफिकेंट इवोल्यूशनरी डिपार्चर है। मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव है ना, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या करते हैं, कोई नई चीज हम खोजते हैं तो उसे बोलते हैं हम इवोल्यूशन। तो नीति नीति आयोग एक नई चीज थी, जो कि पुराने चीज से डिपार्चर था हमारा, हमने एक नया इवोल्यूशन कर लिया था। तो इसने क्या किया, इसने सर्व किया है ना, इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्राइमरी प्लेटफॉर्म हमें दिया, ताकि जितने भी स्टेट है वो सब एक साथ आ सके नेशनल इंटरेस्ट में, यानी जितने भी नेशनल लेवल के हमारे इश्यूज है उसको सब स्टेट मिलके उसको उसके सॉल्यूशन निकाल सके, उसे उस पर कम्युनिकेट कर सके। फोस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ताकि मतलब क्या हो ना, फोस्टरिंग मतलब किसी चीज़ को सहारा देना, बढ़ावा देना। कहने का यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये है कि नीति आयोग जब आया तब हमारे जितने भी स्टेट थे और जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे स्टेट गवर्नमेंट, ये सारे लोगों ने कोऑपरेट हुए, एक दूसरे के बाद कम्युनिकेट किया, और जितने भी नेशनल लेवल पे हमारे इश्यूज थे उनको हैंडल किया नेशनल इंटरेस्ट के लिए। फिर नीति आयोग वॉज एस्टेब्लिश एज ए थिंक टैंक। कह रहे कि नीति आयोग की स्थापना कैसे हुई, एज अ थिंक टैंक। थिंक टैंक मतलब आपको प्लानिंग देना है ना, थिंक टैंक मतलब सोच समझ के आपको सब करना है, टू प्रोवाइड रिलीवेंट स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू गवर्नमेंट्स एट द फेडरल एंड स्टेट लेवल्स ऑन अ वाइड रेंज ऑफ पॉलिसी इश्यूज। तो बोल रहे हैं कि जितने भी पॉलिसीज, जितने भी प्रोग्राम्स हमें बनाने हैं,
डेवलपमेंट के लिए, तो उसके बारे में हमें ये सोचती है नीति आयोग, फिर सोच समझ कर क्या करती है ना, जो भी गवर्नमेंट होता है, फेडरल गवर्नमेंट बोलिए, नेशनल लेवल पे या स्टेट गवर्नमेंट बोलिए, उनको ये टेक्निकल सपोर्ट करता है कि हाँ आप लोगों को ऐसा ऐसा करना है, ऐसी ऐसी प्लानिंग है। फिर सबका वहाँ पे क्या होता है ना, कोऑर्डिनेशन हो जाता है, सब अपने अपने जो अपने अपने विचार है वो वहाँ पे रखते हैं। फिर आगे बोल रहे हैं दी 5 ईयर प्लान्स आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्लानिंग। अब सेंट्रल प्लानिंग में हमने देखा कि हमारा भारत क्या करता है, 5 ईयर प्लान्स बनाता है एंड दे आर कॉन्स्टेंटली एग्जीक्यूटेड टू ऑब्टेन द इंटेंडेड रिजल्ट। और उनको हम लगातार एग्जीक्यूट करते आ रहे हैं ताकि जो हमारा मतलब है ना, हमने किस मतलब से वो 5 ईयर्स प्लान्स बनाए, उस मतलब को हम हासिल कर सके, उस रिजल्ट को हम हासिल कर सके। द अकम्पलिशमेंट ऑफ द 5 ईयर प्रोग्राम्स आर लिस्टेड बिलो। तो यहाँ पे सब 5 ईयर प्लान्स दिए गए आज़ादी के बाद से, है ना, टोटल 12 5 ईयर प्लान्स है आपके। तो जो शुरू से ही हम लोग एक एक शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ईयर प्लान हमारा कब से हुआ था ना, 1951 से लेकर 1956 तक। ये हमारा फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था। तो इस प्लान के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, और असेसमेंट यहाँ पे इसलिए दिए गए कि ताकि असेसमेंट मतलब रिव्यू रिव्यू एक बार आप देखते हैं ना कि हमें क्या करना था और हमने क्या हासिल कर लिया, हाँ, ये होता है असेसमेंट। तो बोल रहे ऑब्जेक्टिव्स में कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स का ऑब्जेक्टिव था कि रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज। जितने भी रेफ्यूजीज थे ना, मतलब रेफ्यूजीज, आपने देखा होगा ना वो मूवी थी ना रेफ्यूजीज नाम की, जो अभिषेक बच्चन और करीना कपूर की थी ना। तो क्या हुआ था, नई नई हमें जब आज़ादी मिली थी तो पाकिस्तान का फॉर्मेशन भी उसी साल हुआ था ना, 1947 में। तो तब क्लियर नहीं था कि कौन कौन लोग हैं जो इंडिया में रहेंगे, कौन कौन लोग हैं जो पाकिस्तान में रहेंगे। तो ऐसे में क्या हुआ ना, रिहेबिलिटेशन, पुनर्विसन बोलते हैं ना हम। तो उन लोगों को सेटल कराना था। क्विक एग्रीकल्चरल ग्रोथ टू अटेन दी फूड सेल्फ सफिशिएंसी। क्या हुआ था कि नई नई आज़ादी मिली थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, हमें हमारे पास नई टेक्निक्स नहीं थी। फिर एग्रीकल्चर में पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा थी और जो खाना था वो बहुत कम था, इसलिए क्या हुआ ना कि हमारे पास क्या है ना, फूड की शॉर्टेज आ गई। तो हमारे पास क्विक ऐसे एग्रीकल्चर कुछ टेक्निक्स होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से हम लोग क्या है ना, जो किसान भाई लोगों का उपज है वो बढ़ा सके और सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर सके। इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, अब जब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो इन्फ्लेशन तो आनी थी। एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट। अब एग्रीकल्चर फील्ड में हमें डेवलपमेंट करानी थी, क्योंकि हमारे पास क्या है ना, खाना कम था ना, पॉपुलेशन ज़्यादा थी, खाना कम था। तो हमने क्या किया, इरिगेशन को बढ़ावा दिया ताकि जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो बढ़े। और पावर प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी आएगी तभी तो एग्रीकल्चर को टाइमली पानी मिलेगा और उसका आउटपुट बढ़ेगा। फिर यहाँ पे असेसमेंट में दिया है इन्होंने कि हमारे द प्लान एम फॉर 2.1% ग्रोथ रेट एंड अटेन अ 3.6% ग्रोथ रेट। तो हमारे प्लानिंग में हमें ग्रोथ रेट कितनी करनी थी, 2.1% करनी थी, लेकिन हमने अच्छे खासे कर ली, 3.6% कर ली। ये नहीं आएगा एग्जाम में, डेटा है, हिस्ट्री में से डेटा है ये। द गवर्नमेंट वॉज गिवन एन एक्टिव रोल इन ऑल इकोनॉमिक एरिया। तो हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एक्टिव रोल निभाया हर एक पहलू में, हर एक एरिया में गवर्नमेंट ने अच्छा खासा यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिखाया। फिर द 5 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी वेर एस्टेब्लिश्ड एज प्रीमियर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये पूछ सकते हैं कि जो 5 आईआईटीज हमने एस्टेब्लिश की वो कौन से ईयर में की थी। तो फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स में हमने यहाँ पे किया था। फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान में, जिसको याद रखने की मैं ट्रिक भी आपको बताऊंगी, पहले एक बार हम समझ लेंगे। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या होता है ना, दी पॉलिसी एम्फासाइज्ड फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा जोर दिया, विद अ कॉन्सेंट्रेशन ऑन हेवी इंडस्ट्रीज एंड कैपिटल गुड्स। हमने जो हेवी इंडस्ट्रीज खड़ी की, जैसे स्टील की या मेटल की, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हमने खड़ी कर दी, और कैपिटल गुड्स भी बढ़ाया। कैपिटल गुड्स मतलब आपके एसेट्स होते हैं, ऐसी चीज़ें जो आपको पैसे रिटर्न दे। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, उसमें जो मशीनें लगी हुई है, तो आपका पैक कैपिटल गुड हो जाएगा। तो असेसमेंट में यहाँ पे सेकंड 5 ईयर प्लान में दिया है कि टारगेट ग्रोथ हमारा 4.5 था, लेकिन हमने कितना अचीव किया, 4.27 अचीव किया, काफी अच्छा हद तक किया था। इट कुड नॉट बी फुल्ली एग्जीक्यूटेड ड्यू टू इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इस प्लान को हम अच्छी तरह से नहीं निभा पाए, एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास जो हमारी विदेशी भंडार था ना, विदेशी मुद्राओं का भंडार था, वो बहुत कम था। हमें पता है कि आज़ादी के बाद हमने जो फॉरेन कंपनीज थी उनको हमारे इंडिया में व्यापार करना अलाउ नहीं किया था, क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस कर चुके थे कि दूसरे देशों को अलाउ करना कितना भारी पड़ सकता है। फिर सेकंड प्लान में क्या हुआ कि हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट जो हमने एक्स्टेब्लिश किए थे। अब ये याद रखना आसान है, हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया था। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देंगे तो लाइट तो लगेगी, एनर्जी तो लगेगी, तो वो कहाँ से आएगी, वो आएगी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से।
फिर थर्ड प्लानिंग में क्या हुआ ना कि द प्लान्स की गोल्स वेर बूस्टिंग नेशनल इनकम। अब यहाँ पे हमने हमने नेशनल जो इनकम है उसको बूस्ट करने के लिए नए नए प्लान्स बनाए बाय मोर देन 5% पर एनम। तो हर साल हमारी नेशनल इनकम 5% से बढ़नी चाहिए, ये हमने यहाँ पे थर्ड फाइवर प्लान में गोल्स रखे थे। थर्ड फाइवर प्लान्स प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट वॉज 5.6% व्हेन द एक्चुअल ग्रोथ रेट वॉज 2.4% ओविंग टू द वार्स एंड द ड्रॉट कंडीशन। अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि हमारा टारगेट कितना था, हमें 5.6% यहाँ पे ग्रोथ अचीव करनी थी, लेकिन हमने अचीव की 2.4%। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे वॉर छिड़ गई थी हमारी, जो पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर हुआ था उसमें हमारा बहुत खर्चा हो गया। तो उस वजह से काफ़ी सारे यहाँ पे आपको ये ग्रोथ निगेटिव देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे है ना फ्रेंड्स, ये 3 प्लान्स हमने देख लिए ना। यहाँ पे नीचे एक बार देख लेंगे, थर्ड प्लान थोड़ा रिमेनिंग है। थर्ड प्लान में हमने देखा कि इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी, है ना। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाना है और खुद का पेट खुद से भराना है, फूड ग्रेन्स को बढ़ावा देना है एंड एक्सपेंशन ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज, सेम है वही ऊपर का। अब 1 2 3 है ना, 1 2 3 जो प्लानिंग है ना वो कैसे याद रखना है वो मैं बताती हूँ आपको। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट प्लान है ना, यहाँ पे बता रखा है इन्होंने। शुरू-शुरू में आप थोड़ा-सा अगर लॉजिक लगाएँगे ना, तो ये फर्स्ट प्लान जो है ना आज़ादी के तुरंत बाद का है ना, पहला प्लानिंग है हमारा जो 1951 से लेकर था। तो आज़ादी के तुरंत बाद कैसी सिचुएशन होनी चाहिए? आपके दिमाग में क्या आता है कि क्या सिचुएशन होनी चाहिए? सबसे पहले तो लोग, है ना, हमारा पाकिस्तान का और हमारा इंडिया का बँटवारा हुआ तो लोग कौन पाकिस्तान में रहेगा, कौन इंडिया में रहेगा, ये याद रखना आसान हो गया। फिर आपको पता है कि लोगों के पास पैसे नहीं थे, हमारे पास जो एग्रीकल्चर था वो उसमें ज़्यादा नई-नई टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, तो लोगों के पास खाना नहीं था, है ना? तो ये याद रखना ईज़ी हो गया कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ टू अटेन द फूड। फिर क्या हुआ कि इन्फ्लेशन मैनेज करना था। अब लोगों के पास अब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इन्फ्लेशन तो यहाँ पे होनी थी। अब ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ना, गवर्नमेंट को तो अब खाना प्रोवाइड कराना होगा। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि इरिगेशन फैसिलिटी स्टार्ट कर दी, पावर प्रोजेक्ट्स बनाए ताकि फूड सफिशिएंसी को सेल्फ सफिशिएंसी को हम लोग अचीव कर सकें। फिर सेकंड प्लानिंग आ जाता है। अब पहले प्लानिंग में हमने देखा कि नई-नई आज़ादी के बाद हमको रिफ्यूज़ का देखना था, हमारे हमारे पास खाना नहीं था, फिर हमने क्या किया, हमने इरिगेशन टेक्नोलॉजीज़ लाई, पावर प्लांट्स बनाए। चलो पेट तो भर गया है ना यहाँ पे फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में। फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में हमने हमारा पेट तो भर लिया। अब क्या करना है हमें ना? अब आ गया सेकंड फाइव ईयर प्लान। तो अब हम लोग सोचेंगे ना, कोई भी आदमी जब कुछ करता है ना, वो सबसे पहले अपने पेट की सोचता है, पेट भरा हुआ होता है तभी वो कोई और चीज़ सोचता है। अब यहाँ पे पेट भर गया है तो हम लोग सोचेंगे कि नई-नई इंडस्ट्रीज़ अब खड़ी करेंगे, है ना? द पॉलिसी एम्फसाइज द फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में सोचा। इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमें हेवी इंडस्ट्रीज, अब इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनमें मशीनें होती है, जो होती है उसका कैपिटल गुड्स, है ना। फिर इसे याद रखना थोड़ा इजी हो गया है। अब यहाँ पे ये याद रखना है कि ये इसके असेसमेंट में क्या है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर आपको करना है तो आपको पावर चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए, वो आएगी आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से। तो यहाँ पे 5 स्टील प्लांट्स हमने इंडिया ने यहाँ पे लगाए हुए थे। ये हो गई सेकेंड फेज। पहली फेज में देखा कि शुरू शुरू में हमको कुछ नहीं था, सिर्फ खाना खाना पेट भरने की जरूरत थी हमारी। फिर सेकंड फेज हमने देखा कि चलो पेट तो भर गया है, अब कंपनीज खड़ी करते हैं। फिर थर्ड फेज में क्या हुआ कि द प्लान्स की गोल्स वेर बूस्टिंग नेशनल इनकम बाय मोर देन 5%। अब जो पेट भी भर गए, हमने कंपनीज भी खड़ी कर ली, अब हमें क्या करना है, हमें करना है हमारा नेशनल इनकम बूस्ट। तो अगर ये दोनों चीज़, अगर पेट भरा होगा, आपके हाथ में पैसा होगा, तो क्या होगा, ये ऐसा करेंगे तभी आपका नेशनल इनकम जो है वो बूस्ट होगा। कंपनीज लगेंगी, वहाँ के लोग खुशहाल है तो नेशनल इनकम भी बढ़ जाएगा। ये हो गए तीन 5 ईयर प्लान्स के आपको यहाँ पे मैंने ट्रिक्स यहाँ पे बताई है। फ्रेंड्स, ट्रिक्स इतना डिफिकल्ट नहीं है, रैंडमली याद रखने से तो बहुत ही ईजी है। बस एक एक दो बार आप फिर से वीडियो देखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। फिर आता है 5 ईयर प्लान्स, है ना। फोर्थ 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान नहीं हुआ था हमारा, तब हमारा प्लान हॉलिडे आया था। मैंने बताया था प्लान हॉलिडे मतलब होता है कि 1 साल की प्लानिंग बनाई जाती है 5 साल के बजाय। अब इसके ऑब्जेक्टिव से द लार्जर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एनुअल प्लान्स वेर इंटीग्रेटेड इनटू फोर्थ प्लान। फोर्थ प्लान नहीं बनी यहाँ पे, क्यों नहीं बनी? क्योंकि यहाँ पे ना वॉर हुआ था हमारा, है ना। जो पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था उस वजह से हमारा काफ़ी सारा पैसा उसमें चला गया, तो हम 5 ईयर प्लानिंग नहीं बना पाए। हमने अगले साल इसका 5 ईयर प्लानिंग बनाया था। यहाँ पे आता है आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान कब बनी थी? 1969 से लेके 1974 में। यहाँ पे क्या हुआ था कि प्लान वॉज बेस्ड ऑन द गाडगिल स्ट्रेटेजी।
देखिए फ्रेंड, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में तो कुछ हट के आएगा ना। अभी देखिए जो है ना, हमने देखा कि ग्रोथ और स्टेबिलिटी होनी है, फूड सफिशिएंसी है, या आपको एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में आपको डेवलपमेंट कराना है, ये जो आपके नॉर्मल है ना, ये जो आपके गोल्स है ना, ये आपको हर एक दो तीन क्या बोलते हैं इसको, प्लान्स में आपको दिखाई देंगे। लेकिन कुछ हट के क्वेश्चन होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे गार्डनिंग स्ट्रेटेजी, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। तो गार्गिल स्ट्रेटेजी में क्या होता है ना, कि गार्गिल स्ट्रेटेजी विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन आइडियाज ऑफ ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वेर मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फोर्थ फाइव ईयर प्लान। वही रिपीट लाइन है नीचे। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि हमने गार्गिल स्ट्रेटेजी को अपनाया था, और हमारा ग्रो उद्देश्य था कि हमें ग्रोथ भी साथ हासिल करनी है, स्टेबिलिटी भी हासिल करनी है, और प्रोग्रेस भी, सेल्फ रिलायंस भी। ये सारे, ये दो तीन जो वर्ड है ना, सेल्फ रिलायंस, प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, हर एक प्लानिंग में आपको मिल जाएंगे। फिर इसका जो असेसमेंट में दिया गया है कि ड्रॉट्स एंड द इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 टू 72। तो इस दौरान क्या होता है कि हमारा युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ रेट जो है, हमने कितना तय किया था, 5.6% किया था, लेकिन एक्चुअल में हुआ कितना है कि 3.3%। मतलब देखिए कितना कम, कितना गिर गया ना एकदम से, क्योंकि पैसे जो है वो यहाँ पे खत्म हो गए थे, हम इकोनॉमी की डेवलपमेंट में पैसे नहीं लगा पाए। अब अब आता है आपका फिफ्थ फाइव ईयर प्लान। फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में क्या हुआ कि द प्लान्स एम्फोसिस हैज बीन ऑन पावर्टी रिडक्शन एंड सेल्फ रिलायंस, द एम्फोसिस ऑन एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर हर जगह पे आपको मिल जाएगा। द इंदिरा गांधी एडमिनिस्ट्रेशन नेशनलाइज्ड 14 इंडियन बैंक्स एंड द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द इंडिया बूस्टेड द एग्रीकल्चर। अब इसका असेसमेंट क्या हुआ कि हमारे जो इंदिरा गांधी थी तब की पीएम, उन्होंने क्या किया था कि 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था 1970 में किया था। और फिर वहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आया था, जो हमारे एम एस स्वामीनाथन सर ने लाया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसका इम्पैक्ट अच्छा खासा हुआ, और जो हमारी ग्रोथ रेट हमने 5.2% हमें करनी थी, वो बढ़ गई, कितनी हो गई वो, 5.5% यहाँ पे देखने को आपको मिली। अब देखते हैं सिक्स फाइव ईयर प्लान। सिक्स फाइव ईयर प्लान में क्या हुआ, द स्ट्रेटेजी वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर द फ्रेज गरीबी हटाओ एंड फैमिली प्लानिंग वॉज ब्रॉडर टू कम्बेट द पॉपुलेशन ग्रोथ। यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गई थी, तो हमने क्या किया, हमने एक फ्रेज बनाई कि गरीबी हटाओ। गरीबी कैसे हटाएंगे, तो फैमिली प्लानिंग करके, है ना। अगर किसी फैमिली में ज़्यादा मेंबर है तो उनका खर्चा भी ज़्यादा होगा, अगर कम मेंबर है तो खर्चा कम होगा और डेवलपमेंट अच्छी होगी। द प्लान बिगिन विद द टारगेट ग्रुप स्ट्रेटेजी as well as the implementation of many national level programs and scheme addressing special problems and areas of development। तो इस प्लान का असेसमेंट क्या है कि इसमें क्या है ना, ग्रुप्स को टारगेट किया गया है ना, ग्रुप्स को, ये आपको इतने इतने फैमिली मेंबर्स होने चाहिए। इससे बहुत सारे यहाँ पे प्रोग्राम्स और स्कीम्स बनाई गई। फिर आता है सेवन फाइव ईयर प्लान। सेवन फाइव ईयर प्लान में हमने क्या किया था, the plan's major objective was to improve the growth in areas such as boosting economic productivity, increasing food grains, and creating jobs through social justice and सोशल जस्टिस। यहाँ पे नए दो टर्म्स है कि जॉब क्रिएशन हुआ और सोशल जस्टिस हुआ। ये यहाँ पे आपको याद रखनी है कि जॉब क्रिएशन एंड सोशल जस्टिस, ये बाकी ये सब कॉमन है। फिर यहाँ पे ये रोजगार योजना लाई। इस ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस, आई थिंक जब मैंने दिया था एग्जाम तो ये क्वेश्चन आया था कि ये जवाहर रोजगार योजना है ना, वो कौन से प्लान में किया, कौन से फाइव ईयर प्लान में आया था, तो सेवेंथ फाइव ईयर प्लान में आया था। फिर यहाँ पे ग्रोथ रेट हमने 5% हमें करनी थी, लेकिन एक्चुअल 6% हो गई थी, काफ़ी हद तक ज़्यादा हो गई थी। फिर आता है आपका एनुअल प्लान। फिर सातवें प्लान के बाद क्या हुआ ना, हमने फिर से एक साल का प्लान बनाया। अब यहाँ पे एक साल का क्यों बनाया, क्योंकि हमारे पास जो था ना, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन, मैंने बताया चैप्टर नंबर 1 में कि कैसे हमारा विदेशी भंडार खत्म हो गया था, हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए हम एनुअल प्लानिंग भी नहीं बना पाए। द एट प्लान कुड नॉट टेक ऑफ ड्यू टू द फास्ट चेंजिंग पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और दी सेंटर। और साथ ही साथ में जो हमारे तब के पीएम थे ना, हमारे राजीव गांधी जी, उनकी भी हत्या कर दी गई थी, तो पॉलिटिकल एक टर्मोइल था, एटमोसफियर बहुत ही निगेटिव था, तो ये प्लानिंग वहाँ पे नहीं हो पाई। फिर एट फाइव ईयर प्लान आता है। तो एट फाइव ईयर प्लान में क्या हुआ कि हमारे जो गोल थे कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ करानी है, रैपिड एक्सपेंशन कराना है एग्रीकल्चर फील्ड का, जितने भी एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज है उनका रैपिड ग्रोथ करानी है, मैन्युफैक्चर सेक्टर है, इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को बढ़ावा देना है, रिडक्शन इन ट्रेड एंड करंट अकाउंट डिफिसिट, जो करंट अकाउंट डिफिसिट है, हमारे जो खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं हमारे इनकम से, उसको हमें कम करना है। ये सारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, असेसमेंट में सेम ही है कि ये एलपीजी पॉलिसी लाई थी, जिसकी वजह से हमारे ग्रोथ रेट हमने हमें 5.6% करना था और हो गया था 6.7%। एक पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट इस एलपीजी पॉलिसी का हुआ था, वही यहाँ पे बता रखा है। अब नाइन्थ फाइव ईयर प्लान है, आई थिंक
ट्रिक यहाँ पर ये है, इट्स फ्लाईवेयर प्लांट है। तो सबसे पहले हमने 1 से लेके 3 तक ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि आपको कैसे याद रखना है। अब हम रखेंगे कि 4 से लेके, या गार्डल स्ट्रैटेजी से लेके हम लोग इसे याद रखेंगे। अब याद रखने की ट्रिक ऐसी है ना कि ये जो गार्डल 4th फाइवर, फिर ये ग्रोथ, ये प्लान आपको याद रखने पड़ेंगे। ये 1, 2, 3, 4 इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि तीसरे में क्या, चौथे में क्या, दूसरे में क्या। बस मैं आपको थोड़ा बहुत आपको क्लू दे रही हूँ कि आपको टिक कैसे करना है, कैसे आपको याद रख पाएंगे। अब फोर्थ हम लोग बोल के अगर गार्डगिल स्ट्रेटेजी अगर यूज करेंगे तभी क्या होगा ना, यहाँ पे गार्डगिल स्ट्रेटेजी अगर यूज करेंगे तभी पावर्टी को रिड्यूस कर पाएंगे और सेल्फ रिलायंस हम लोग हासिल कर पाएंगे। तो ये लाइन आपको याद रखनी है ताकि आप फोर्थ और फिफ्थ प्लान को याद रख सके। गार्डगिल स्ट्रेटेजी को यूज करके पावर्टी रिडक्शन हम हासिल कर सकेंगे। और फिर आता है आपका 6th फाइवर प्लान। यहाँ पे यहाँ पे आता है कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, फैमिली प्लानिंग कराओ, तभी क्या होगा, तभी यहाँ पे तभी जॉब्स मिलेंगी और सोशल जस्टिस मिलेगा। गरीबी हटाओ, फैमिली प्लानिंग बनाओ, तभी अगर मेंबर कम हो गए तभी जॉब्स मिलेगी और सोशल जस्टिस आपको मिलेगा। अगर आपको ये लाइन आपको लोग लगता है कि लिख के लेनी है तो आप लोग लिख के लीजिए। एक दो बार अगर करेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा। चलिए फिर आगे, फिर आगे 8th फाइवर का प्लान। 8th फाइवर में कुछ मुझे अलग नहीं दिखा यहाँ पे। 8 में बस आपको इतना रखना है कि अगर ये साल भी आप लोग याद रखेंगे ना 1992, सबको पता है कि 1991 ही ना, सबको पता होगा कि ये इसमें एलपीजी पॉलिसी लाई थी। तो यहाँ पे नया वर्ड बस आपको ये दिखेगा है ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट था। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कब हुआ था कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हमको पता है कि बाहर के देश से हम लोग चीज़ें मंगवाते हैं, बेचते हैं, तो ये एलपीजी पॉलिसी के अंदर आ जाएगा। ये एलपीजी पॉलिसी कब आई थी, तो 1991 में यहाँ पे आई थी। ये आप लोग याद रख सकेंगे। फिर आगे देखते हैं कि 9th फाइव-ईयर प्लान में क्या हुआ था। कि 9th फाइव-ईयर प्लान में क्या होता है कि 9th फाइव-ईयर प्लान्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी। अब हमें जस्टिस और इक्विटी चाहिए यहाँ पे। तो ओके, देयर वाज एन एम्फेसिस ऑन सेवन आइडेंटिफाइड, there was an emphasis on the seven identified basic minimum services with additional central assistance for these services, with the vision of attaining complete coverage of the population in a time-bound manner। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो नए नए आपको दिखेंगे कि हमको करना है ग्रोथ विद जस्टिस, हमें जस्टिस भी चाहिए, हमें इक्विटी भी चाहिए। 9th फाइव-ईयर प्लान में आपको ये वर्ड याद रखनी है कि बस जस्टिस और इक्विटी चाहिए। तो जस्टिस और इक्विटी के साथ साथ हमें बेसिक मिनिमम सर्विसेज भी चाहिए है। ये तीन लाइन, 9 और 10th ना, ये दो इंपॉर्टेंट है, ये दो आप बस याद रखिए। फिर 11 में कुछ स्पेशल नहीं याद रखने जैसा। फिर 9 में आपको क्या रखना है, जस्टिस और इक्विटी याद रखना है और बेसिक मिनिमम सर्विसेज यहाँ पे याद रखने हैं। 9th फाइव-ईयर प्लानिंग का असेसमेंट कैसे हुआ कि यहाँ पे इकोनॉमी में थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ था क्योंकि जो हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था साउथ ईस्ट एशियन कंपनीज के साथ, जो हमारे सोवियत यूनियन है उनसे हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो इम्पोर्ट था वो बंद हो गया था वहाँ, उसके वजह से हमें यहाँ पे थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला। तो वहाँ पे हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ कितनी होनी थी, 7.1% होनी थी, लेकिन एक्चुअल में हुई 6.8%। फिर आता है आपका 10th फाइव-ईयर प्लान। तो 10th फाइव-ईयर प्लान में क्या हुआ ना कि टॉप प्रायोरिटीज वे टू अचीव द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स, रिड्यूस पॉवर्टी रेट्स बाय 5%, प्रोवाइड गेनफुल हाई क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट, eliminate gender inequalities and illiteracy, raise rates by at least 50%। अब इसे याद रखना, देखिए आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं ना कि 9th फाइव-ईयर प्लान में क्या हुआ था कि जस्टिस और इक्विटी बढ़ी थी और बेसिक मिनिमम सर्विसेज बढ़ी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट हुआ, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट हुआ, पावर्टी रेट भी घट गए, इनइक्वलिटीज घट गई, लिटरेसी बढ़ गई, वेज रेट भी बढ़ गए। तो दो तीन रिवीजन तो मस्ट है फ्रेंड्स, रिवीजन के सिवा आप लोगों को याद नहीं रहेगा, ये रिवीजन करना होगा। फिर आता है आपका 10th फाइव-ईयर प्लान। 10th फाइव-ईयर प्लान में हमारे टॉप टॉप प्रायोरिटीज हमने देखी कि हमें ये करना है। फिर हमारा जो एक्चुअल ग्रोथ ग्रोथ रेट जो हमने सेट कर रखा था वो 7.7% था, लेकिन हमने हासिल किया, एक मिनट, नहीं, टारगेटेड हमारा था 8.1%, हासिल हमने किया 7.7%। फिर 11th फाइव-ईयर प्लान। 11th फाइव-ईयर प्लान में कुछ स्पेशल ही नहीं हुआ, बस वही है कि क्विकर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ करना है। इसमें असेसमेंट में एक ही प्लानिंग कमीशन expressed worry about meeting growth expectation as a result of fiscal responsibility and budget management act। तो 2008 में आपको पता होगा कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जिसकी वजह से हमारे आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने काफ़ी सारा पैसा इकोनॉमी में डाला था, जिसकी वजह से हमारा जो करंट
आपका करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ गया था। तो जिसकी वजह से क्या हुआ ना, यहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं लगा पाए, जो हमारा ग्रोथ रेट तो 9% होना था वो 7.5% यहाँ पे हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर याद नहीं तो ये आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए। डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, मैंने खुद ट्राई की है और यकीन मानिए ये समझने में भी आसान है। तो चलिए अगला पॉइंट हमारा लेते हैं कि असेसमेंट ना, असेसमेंट ऑफ द 5 ईयर प्लान। टू रिकैप द फंडामेंटल गोल्स ऑफ इंडिया द 5 ईयर प्लान वाज टू राइज नेशनल इनकम एज वेल एज पर कैपिटा इनकम। अब फंडामेंटल गोल क्या था हमारे इंडिया के 5 ईयर प्लानिंग का, कि हमें क्या करना है ना, हमें पर कैपिटा हमारे नेशनल इनकम बढ़ानी है और पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है, इंडिविजुअल लेवल पे हर एक आदमी का इनकम हमें बढ़ाना है। However, both national and per capita income growth were quite modest during the planning era। फिर भी क्या हुआ ना, जो कि हमारी नेशनल इनकम थी और जो हमारा पर कैपिटा इनकम था वो बहुत ही कम हुआ, हमें हमें जो हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत कम देखने को मिला। 7 ऑफ द 12 5 ईयर प्लान्स एक्सपीरियंस्ड लोअर ग्रोथ रेट्स देन एक्सपेक्टेड। तो 12 में से जितने जो 7 प्लान्स थे ना, उसमें ग्रोथ रेट बहुत कम देखने को मिली हमें, जो हमने एक्सपेक्ट की थी, जो हमने तय किया था उससे भी कम देखने को मिली। ग्रोथ रेट्स वेर मॉडेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 डिकेड्स ऑफ प्लानिंग बट देन पिक्ड अप। तो शुरुआत के 30 सालों में क्या हुआ, ग्रोथ रेट जो था वो बहुत कम था, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ने लगा। मैसिव फ्लक्चुएशंस वेर अनदर एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ स्टोरी। तो ग्रोथ जो हमने एक ग्रोथ जो हमारी चल रही थी ना, उसमें मैसिव फ्लक्चुएशंस यानी कि बड़े बड़े फ्लक्चुएशन, किसी साल अगर मान लीजिए 5.3% है तो दूसरे साल में एकदम से 2.3% हो जाएगा। मतलब इतना डिफरेंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर बोल रहे हैं कि नेगेटिव पर कैपिटा ग्रोथ हैज रिकॉर्डेड इन टाइम्स सच एज 1971 एंड 1991। तो जो नेगेटिव हर एक आदमी का इंडिविजुअल लेवल पे जो इनकम था बहुत ही कम हुआ 1971 में, जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, और 1991 में जब हमारी एलपीसी पॉलिसी, हमारा फॉरेन रिजर्व जो है वो खत्म हो गया था। एग्रीकल्चर ग्रोथ हैज इंडीड बीन हाईली वोलेटाइल। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ थी वो हाईली वोलेटाइल थी, मतलब एक बार पढ़ लीजिए, एग्रीकल्चर ग्रोथ हैज इंडीड बीन हाईली वोलेटाइल ड्यू टू द चेंज इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो क्या हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी ग्रोथ हम लोग ने हासिल कर रही थी ना, वो फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही थी, किसी साल बहुत ज़्यादा, किसी साल बहुत कम। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स थे, किसी साल बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो किसान भाई लोगों का जो उपज है वो नष्ट हो जाता था, जो धान है। किसी साल बहुत सूखा पड़ जाता था, बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो उसमें भी क्या हो जाता है ना, हमारा नुकसान हो जाता था। The Green Revolution of the 1960s and the government's efforts to promote agriculture via different programs have worked splendidly for the country। तो क्या हुआ कि जो हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया था ना, हमारे एम एस स्वामीनाथन सर ने लाया था। फिर उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया, हमारी सरकार ने भी बहुत एफर्ट्स किए, बहुत कष्ट किए, बहुत पैसे डाले एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स बनाए, जिनकी वजह से हमारा ये क्या हुआ ना, एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा खासा रन होने लगा। Today, India has not only attained self-sufficiency in food grains production but also a leading exporter of many agriculture products। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, खुद का पेट भर के दूसरे देशों को भी हम लोग जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, जो धान है, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। With the expansion of the iron and steel machine tools and heavy engineering industries, India has made major strides towards capital equipment self-sufficiency। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग की मेजर 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 यहाँ पे कंपनीज, हेवी इंडस्ट्रीज यहाँ पे हम लोग को खड़ी कर रही है, जो आयरन है, स्टील है, मशीन टूल्स है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज हमने खड़ी कर रखी है। उसके साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कि हमारे जो कैपिटल इक्विपमेंट है, जो कैपिटल गुड्स है हमारे, उसमें भी हम लोग सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब खुद का पेट भर के खुद की ज़रूरतों को पूरा करके दूसरे देशों की ज़रूरतों को भी पूरा कर रहे हैं। इंजीनियरिंग आइटम्स अकाउंट अप टू अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स, कंट्रीब्यूटिंग फॉर अराउंड 86% ऑफ ओवरऑल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। तो बोल रहे हैं कि जो इंजीनियरिंग आइटम्स है ना, जो बड़ी बड़ी मशीनें जो हेवी इंडस्ट्रीज में लगती है, तो उसका हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको हम इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट मतलब दूसरे देशों को हम लोग बेचते हैं। तो जितने भी मशीनें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं ना, उसमें से 86% किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, तो ये इंजीनियरिंग आइटम्स का है ना, बड़ी बड़ी मशीनें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं 86%। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका पार्ट 2 खत्म होता है, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने हिस्ट्री में देखा, यहाँ पे हिस्ट्री में हमने देखा कि जो हमारा नीति आयोग 2015 में हमारा नीति आयोग आया था, तो किसको उसने रिप्लेस किया था, कि प्लानिंग कमीशन को, है ना, प्लानिंग कमीशन को इससे रिप्लेस करा के नीति आयोग यहाँ पे लाया था। अब प्लानिंग कमीशन की यहाँ पे डेफिनेशन, यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेशन इन लोग की बना के, प्लानिंग कमीशन कैसा था, ये 1950 से ये काम करता आ रहा है, जो प्लानिंग है इंडिया में, ये प्लानिंग कमीशन ही बनाता आ रहा है। तो ये इसके हेड हेड कौन होते हैं, डिप्टी चेयरमैन होते हैं, और इसके प्राइम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो इसके चेयरमैन होते हैं। और जो प्लानिंग यहाँ पे बनाई जाती है, जो भी टारगेट यहाँ पे सेट किए जाते हैं, उसे अप्रूव करता है हमारा एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल। फिर आगे इन्होंने बोल रखा है कि जो फिर प्लानिंग कमीशन को हटा के यहाँ पे नीति आयोग को लाया गया, ताकि जो बेटर सर्व कर सके हमारे जो इंडिया के लोग हैं, उनके सपनों को पूरा किया जा
सके। फिर नीति आयोग क्या करता है ना, इट वाज एस्टेब्लिश एज अ थिंक टैंक। नीति आयोग कोई डिसीजन नहीं लेता है ना, उसका कोई डिसीजन नहीं, तो वो बस बताता है कि हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है। फिर डिसीजन हमारा गवर्नमेंट लेता है कि एक असिस्टेंस देता है हमारे गवर्नमेंट को, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इनको पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए एक थिंक टैंक ये गाइड करता है, हेल्प करता है। फिर यहाँ पे इन्होंने अलग अलग 5 ईयर प्लान्स बनाए हैं। 5 ईयर प्लान्स को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को फिर से वीडियो को रिकैप करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर यहाँ पे असेसमेंट दिया है कि असेस में हमने जो 5 ईयर्स प्लान्स बनाए उनका कैसे कैसे पॉजिटिव परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला। तो क्या हुआ ना कि शुरुआत में तो काफ़ी इतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिला, लेकिन बाद बाद में क्या हुआ ना कि थोड़ा थोड़ा जो प्लानिंग है वो ग्रोथ जो है वो पिकअप होने लगी। फिर हमारा नेगेटिव पर कैपिटा इनकम रहा 1971 में और 1991 में। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ जो थी ना बहुत वोलाटाइल थी, क्योंकि कभी कभी बहुत बारिश होती थी, कभी कभी नहीं होती थी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वहाँ पे इन्वॉल्व थे। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट्स किए, जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अच्छा खासा रन होने लगा। फिर हमने सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर ली ना फूड में हमने बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स खुद का पेट भर के दूसरे देशों को भी हमने क्या किया, एक्सपोर्ट किया। फिर हमने जो बड़ी बड़ी मशीन लगती है आयरन स्टील कंपनीज में, उसका हमने प्रोडक्शन किया, उसको हमने एक्सपोर्ट किया। अब जितनी भी मशीन हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं ना, उसमें से 86% अब हम लोग इंजीनियरिंग आइटम्स को यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका पार्ट 2 खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।